अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आप देख रहे हैं न्यूज़ आए। आज का ये खुसूसी प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं। पार्लियामेंट में हम मौजूद हैं और अहमियत आज के दिन की ये है कि असेंबली की मुद्दत तो 12 तारीख को पूरी हो रही है, लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ऐलान कर चुके हैं कि वक्त से पहले 9 तारीख को असेंबली डिज़ोल्व हो जाएगी, तो ये जो सेशन यहाँ पर आज एक जॉइंट सेशन होने जा रहा है, ये आखिरी सेशन होगा इस असेंबली का। बहुत सी चीज़ें हैं जो तारीख़ी हैं, जैसा कि इस असेंबली के अंदर 2 हुकूमतें इसने देखी हैं। इस असेंबली ने बहुत कुछ, जो मेरे अकब में बिल्डिंग मौजूद है, उसने मुल्की तारीख में पहली दफ़ा एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को भी कामयाब होते हुए देखा है। और इसके अलावा बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के रवैये भी देखे हैं, जिनमें जमहूरी और गैर जमहूरी दोनों तरह के रवैये शामिल हैं। इन तमाम चीज़ों का आज के प्रोग्राम में हम तफसीली तौर पर जिक्र करेंगे। जहाँ पर ये जो बिल्डिंग है, इसको हमारे यहाँ जो किसी भी जमहूरी माशरे के अंदर मुल्क की सबसे अहम तरीन जो है वो एक जगह करार दिया जाता है, जैसा कि पार्लियामान की जो अहमियत और तकरीम है। लेकिन हमारे यहाँ इसकी तकरीम का भी काफ़ी हद तक तमस्खुर उड़ाया गया, इस किस्म के वाक़यात भी यहाँ पर पेश आए हैं। सो हम बेसिकली तो जायज़ा लेंगे पिछले 16 महीने का, लेकिन ये कहना भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि पिछला एक दौर जो रहा है, क्योंकि असेंबली की मुद्दत जो 5 साल की मुद्दत मुकम्मल होने जा रही है, तो हमें इस पूरे 5 साल का भी कहीं ना कहीं जायज़ा ज़रूर लेना है। क्योंकि एक वक्त ये था कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर PTI की जब हुकूमत थी, तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम रहता था कि वो इस पार्लियामान को संजीदा नहीं लेते, और उसके पीछे एक वजह ये बयान की जाती थी क्योंकि अहम तरीन कानून साजियों के अंदर वो ज़ाती तौर पर मौजूद नहीं रहे। सो एक वजह, एक माइंडसेट की बताई जाती थी कि उन्होंने अपने मुखालिफ सियासी रहनुमाओं को इस काबिल नहीं समझा कि उनके साथ आकर बैठें, और अपने मुखातिब के ऊपर उन्होंने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट को रखा। उस वक्त ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि कानून साजी जो पार्लियामान में होती थी, वो उसके लिए भी इदारों को अपना रोल प्ले करना पड़ता था। और इस बात का इजहार खुद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने भी किया, और फॉर्मर आर्मी चीफ भी इस बात का इजहार करते रहे। सो पार्लियामान ने जो वो सूरत हाल देखी, उसके बाद PDM की जमातों की तरफ से ये दावा किया गया कि जब हम यहाँ पर आएंगे तो सियासतदान आपस में सियासतदानों से बात करने के एक रुझान को बढ़ाया जाएगा। ये सियासी जमातें जो अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन की बनाने वाले, उसको उसमें चीज़ें उसमें एडिशंस करने वाली पार्टियाँ अपने अपने आप को करार देते थे और जमहूरियत की बात करते थे, इनके ऊपर भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगे, जिनमें से एक ये है कि ये पहली दफ़ा है मुल्क में कि सियासी जमातों की तरफ से इलेक्शन को 90 दिन से ज़्यादा डिले किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों के अंदर जो बैक टू बैक कानून साजी की गई और उसका एक रिकॉर्ड कायम किया गया, उसके हवाले से भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगे हैं इन सियासी जमातों के ऊपर। लेकिन ये फिर भी इस चीज़ का क्रेडिट लेते हैं कि हमने एक जमहूरी तरीक़ाकार को अपनाया। इससे पहले जो फ़ौजी आमिरों की तरफ से वज़ीर आज़म को घर भेजा गया, लेकिन हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का तरीक़ाकार अपनाया। इसके अलावा एक कानून साजी जो तौहीन पार्लियामान की गई थी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट तो हुई, लेकिन मेंबरान पार्लियामान इसको अपनी कामयाबी गर्दानते हैं। वो कहते हैं कि बाकी किसी भी इदारे की अगर तौहीन हो सकती है, तो मुल्क के सबसे मुक़द्दम इदारे की तौहीन कैसे नहीं हो सकती। तो आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे इन मेंबरान पार्लियामान से, और इनसे हम जानेंगे कि क्या वो अपनी पिछले 16 महीने की कारकर्दगी से खुश हैं, या फिर जो इलेक्शन डिले होने के हवाले से उनके ऊपर गैर जमहूरी रवैयों के सवालात उठे हैं, उनके जवाबात उनको इलेक्शन कैंपेन में अपने अवाम को भी देना पड़ेंगे। सो आइए गुफ्तगू करते हैं। सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मांडवीवाला साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये कहा गया था जब इस हुकूमत में आपकी जमातें आई थीं कि मईशत सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज जब आप और हम बात कर रहे हैं, इस ऐवान की मुद्दत मुकम्मल होने वाली है, आप समझते हैं कि ऐसे इक़दामात किए गए कि मईशत को कोई सहारा दिया गया है कम अज़ कम पिछले 16 महीने के अंदर? देखिए मैम, सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे बड़ा डेंजर पाकिस्तान को क्या था, इज़ दैट पाकिस्तान वाज गोइंग टू डिफ़ॉल्ट। आप जिससे भी बात करें, पाकिस्तान विल डिफ़ॉल्ट, पाकिस्तान विल डिफ़ॉल्ट। तो इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया जाए, और पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट हो जाता तो यहाँ पता नहीं डॉलर 2000 रुपये का हो जाना था, और ऐसी महंगाई होती कि जो अर्जेंटीना में और उस मुल्कों में हमने देखी। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज एंड दी ओनली चैलेंज दिस गवर्नमेंट हैड वाज टू save Pakistan from default, and I think this government has achieved that. मज़ीद हम इसके ऊपर बात करेंगे। मैं बिलखुसूस चाहूँगी कि बिलावल साहब का जो स्टेटमेंट था, जिसके अंदर उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि 16 महीने के अंदर इदारों को उनकी डोमेन में महदूद करने का काम नहीं किया जा सका, इसके ऊपर क्या तासुरात हैं मेंबरान पार्लियामेंट के, बात करते हैं।
पिछले 16 महीने के दौर में अपोजिशन पार्लियामान के अंदर नहीं थी। इस वक्त सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब को तमाम मीडिया ने घेरा हुआ है क्योंकि उनके ख़यालात बहुत अहम हैं। बतौर एक अपोजिशन के सेनेटर जो वो बातें कर रहे हैं उसको बड़े गौर से मीडिया सुन रहा है। तो आइए उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सेनेटर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ये अच्छी बात नहीं है कि पार्लियामान ने अपनी मुद्दत 5 साल की मुकम्मल की है, बजाय इसके कि किसी गैर जमहूरी तरीके से इसको लपेट दिया जाता? देखिए, सवाल आपका बड़ा मासूमान है। ठीक है, क्या पार्लियामान ने अपनी मुद्दत पूरी की है? बिल्कुल पूरी की है। ठीक है, क्या मुद्दत पूरी करना ज़रूरी है या उस पार्लियामान का तौकीर रहना ज़रूरी है? क्या 2 नंबर तरीके से आप एक घर में कब्ज़ा करना ज़रूरी है या क्या उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ले के वो घर ख़रीद के उसकी पेमेंट करके वो घर को के ऊपर कब्ज़ा करना ज़रूरी है? ये सवालात तो आपने पूछने हैं। सेनेटर साहब, आपकी जमात इस बात को रिग्रेट करती है कि आप लोगों ने पार्लियामेंट से इस्तीफे क्यों दिए? नहीं, हम बिल्कुल रिग्रेट नहीं करते। हम बिल्कुल, ये देखिए, ये हमारा एक आईनी हक है। अगर मैं समझता हूँ मैंने रिज़ाइन देना है, मैं रिज़ाइन देना है। बाकी लोगों का काम है कि अगर उन लोगों ने सही तरीके से चलाना था तो वो खुद भी रिज़ाइन देते, इलेक्शंस में जाते। लेकिन वो इलेक्शंस में नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उन लोगों को पता है उन्होंने इलेक्शन में मार खानी थी और बहुत सख्त पिटना था और आगे जाके पिटेंगे। अभी आपने देखा है ना केपी में क्या हुआ है। वो शख्स जो कि कप्तान के पीछे आम खड़ा होता था, बेचारा आम सा शख्स था, आप जैसा शख्स था, उसको सिर्फ टिकट मिला है और उन्हें किन लोगों को हरा दिया। कितने, एक बल्दियाती इलेक्शन में 6000 वोटों से हराया है। इतने वोट तो लोग जो एमपीए के होते हैं या एमएनए के होते हैं उसमें कहीं जाके हराते हैं, वो उधर हरा रहा है। हर जगह पे आप जाके देखे कह रहे हैं। एंड में होना क्या है, एंड में इन लोगों ने करना ये है कि वो जो पल्लड़ा बराबर है ना, उस पल्लड़े में से आपने सारा वज़न हटाना है, तभी दूसरा पल्लड़ा बराबर होगा, क्योंकि वो पल्लड़े में वज़न है ही नहीं। आप लोग जानते हैं कि जब से उस पार्टी में टूट फूट का एक सिलसिला शुरू हुआ है, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब फिर भी बहुत वोकली पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, जबकि पीटीआई के बहुत सारे ऐसे शख्सियात हैं जो या तो गिरफ्तार हैं या तो रूपोश हैं। तो इसलिए डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद जिन जज्बात का इजहार इस वक्त कर रहे हैं उनको कलेक्टिवली उनकी जमात के जज्बात कहा जा सकता है। चांडियो साहब, एज अ डेमोक्रेट आप आज मुतमईन हैं 16 महीने के बाद इस पार्लियामान में के जो कार्रवाई रही और इसके अलावा जो मिसालें कायम हुई, बिलखुसूस जो कानून साजियाँ हुई? मैं देख, कानून साजी तो बहुत हुई, जल्दी भी हुई, लोगों ने एतराज़ भी किए। जहाँ तक मेरे इत्मीनान का है, मेरा इस पे इत्मीनान नहीं कि क्या हुआ काम, मेरा इत्मीनान इसलिए कि उसने मुद्दत पूरी की है। अब तसलसल कायम रहना चाहिए। जमहूरियत एक इलेक्शन के आ जाने से कोई मसाइल हल नहीं होते। जमहूरियत नाम है मुसलसल इलेक्शन का, एक अमल का। इलेक्शन तवातुर के साथ हो जाएं, इंशाल्लाह मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। पिछले जो 16 महीने थे उसमें सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो भी गर्दिश करती रही जो माजी की है, लेकिन उसके अंदर जो बातें कही गई थी वो बड़ी ज़बरदस्त डिपिक्शन उसको करार दिया गया। जो हालात हमने अपनी आंखों से देखे हैं, वो तकरीर मुशाहिदुल्लाह खान साहब की उस दौर की थी जब उन्होंने कहा था कि हमने तो बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त कर ली, जब आपके ऊपर आएगी तो आप कैसे बर्दाश्त करेंगे। उन्हीं के साहिबजादे और एक बहुत ही वोकल आवाज़ जिन्होंने अभी हालिया कानून साजी के हवाले से, अपनी पार्टी की कानून साजी के हवाले से भी आवाज़ उठाई, सेनेटर अफनान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अफनान साहब, बहुत शुक्रिया। आज भी एक तारीख़ी दिन है और आज असेंबली की मुद्दत मुकम्मल होने जा रही है। मुकम्मल तो नहीं हो रही, आप उसको पहले डिज़ोल्व करें। आप मुतमईन हैं बतौर एक डेमोक्रेट और जिस किस्म के नज़रियात आपके वालिद साहब की भी रहे और जिनका इजहार आप भी करते थे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं जो ज़ाहिर है वो तो नहीं मैं कह सकता कि जी मैं बड़ा खुश हूँ जो परफॉर्मेंस पिछले 5 साल की रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल पोलराइजेशन थी, इतनी ज़्यादा जो है वो बदअखलाक़ी थी कि अक्रॉस पार्टी लाइन जाके काम हो नहीं सका, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे काम थे जो मुफाद आमा के थे लेकिन वो हम नहीं कर सके और उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान को नुकसान हुआ। फिर माशी तौर पे हम अगर 2018 में 24वें नंबर पे थे दुनिया में इकॉनमी, तो अब हम 47वें नंबर पे हैं। तो ज़ाहिर है ये कोई पिछले 5 साल को ऐसे काबिल फ़ख्र साल नहीं है कि आप कहें कि जी बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट हुई है
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की या सहाफ़ियों के लिए। तो ओवरऑल इतनी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो तजुर्बा किया गया था हाइब्रिड वाला, इस तरह के तजुर्बे नहीं दोहराए जाएंगे। और लेकिन अफनान साहब, ये जो आपका दौर था इसको भी हाइब्रिड 2 कहा जा रहा था, 2.0। सो मैं ये अगर आज आपके वाले साहब होते तो वो इस चीज़ के ऊपर बड़ी शर्मिंदगी का इजहार ना करते कि 90 दिन से ऊपर सियासी जमातें एक इलेक्शन को लेकर जा रही हैं। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 90 दिन में ही इंशाल्लाह हो जाएंगे इलेक्शन। इस बात का इम्कान ज़रूर मौजूद है क्योंकि कुछ ऐसे मामलात हैं डिलिमिटेशन के जिस वजह से 120 डेज़ हो सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब एक बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं और वो जो 120 दिन वाला या 150 दिन वाला काम 90 दिन में ही कर लेंगे। चल देखते हैं, ये हमें वक्त ही बताएगा क्योंकि ये ऐलान वफाकी वज़रा इससे पहले ही कर चुके हैं कि इलेक्शन जो है उसको भूल जाएं जनवरी या फरवरी से पहले। तो बज़ाहिर तो ऐसा ही नज़र आ रहा है कि सेनेट से के इलेक्शन से पहले शायद इलेक्शंस हो जाए, लेकिन अब ये जो बॉल है ये इलेक्शन कमिश्नर साहब के कोर्ट में डाल दी गई है मुस्लिम लीग नून की तरफ से बिलखुसूस, और दीगर जो जमातें इस वक्त इत्तेहाद के अंदर शामिल हैं। हमारे साथ जवेरिया आहिर साहिबा मौजूद है जो पीटीआई के मुनहरिफ अरकान थे, उनमें से कुछ थे हु डिसाइडेड टू स्टे बैक इन द पार्लियामेंट। सो आप भी उनमें से एक ही हैं और काफ़ी वोकल शख्सियत है। जवेरिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जो पिछले 16 महीने थे उसमें आपने अपने उस डिसीजन को रिग्रेट तो नहीं किया कि आपको भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था? नहीं, एक लम्हे के लिए भी नहीं किया। क्या इसकी वजह रही? क्योंकि इल्ज़ाम लग रहा है कि अगर पहले हाइब्रिड दौर था, ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए तनकीद होती थी ऑर्डिनेंसेस के हवाले से, सो आज तो मुस्तकिल लेवल की कानून साजी की गई है बगैर किसी बहस के। कानून साजी का हमने तो वोटिंग नहीं की इस कानून साजी में, लेकिन हमारी तादाद इतनी थोड़ी है और तादाद ज़्यादा भी होती तो आपको पता है कि सिटिंग गवर्नमेंट में हमने भी जब बिल्स पास करने थे तो हमने भी कर लिए थे, अपोजिशन के शोर मचाने के बावजूद भी कर लिए थे। हालांकि बड़े अच्छे नंबर में अपोजिशन थी, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस था गवर्नमेंट और अपोजिशन में। दूसरी बात रह गई है कि ये जो आपने पहले बात कही है कि हाइब्रिड और ये और वो, क्या अच्छा होता कि अब आके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ रहे होते और अपनी गलती पे पछता रहे होते कि हमने 9 मई को क्या किया, या अच्छा होता कि हम आके अब ये कह रहे होते कि हमने ये इल्ज़ाम भी गलत लगाया, ये भी गलत लगाया, ये भी गलत लगाया। क्या अच्छा होता कि अब आके हम कह रहे होते कि फ़लाँ ने हुकूमत नहीं गिराई, फ़लाँ ने गिराई है। तो बेहतर नहीं था कि जब बहुत पहले पता चल गया था कि पॉलिसीज़ ही ठीक नहीं हो रही हैं और हमारे एतराज़ात कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, तो इज़्ज़त से साइड पे हो जाएं। गालियाँ तो बहुत पड़ी, इज़्ज़त तो नहीं उसे कह सकते। पीटीआई ने बहुत गालियाँ दी, बहुत ज़्यादा दी, अब तक पड़ रही हैं। लेकिन अब कम से कम ये है ना कि हमें तो गद्दार कह रहे थे, अभी इन्होंने तो गद्दारी प्रैक्टिकली दिखा दी। हमने तो पीक पे छोड़ा था पीटीआई को, आज तो आपको जो हालात आपके सामने हैं वो मतलब ढके छुपे नहीं हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं बल्कि शुक्र अदा करती हूँ कि हमने छोड़ा भी नहीं। मतलब ज़ाहिर है पीटीआई को तो हम अभी भी, मेरा अभी भी बिलीव है कि ये जो मेरी सोच, क्योंकि पीटीआई में जिस सोच के तहत आई थी मेरी सोच तो वही कायम है ना। तो रियल पीटीआई, और वहाँ पे भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी वजह से, किसी मजबूरी से या किसी की भी चीज़ की वजह से, वो तो कहा जा रहा है कि जो पार्टी छोड़ रहे हैं वो किसी मजबूरी के तहत छोड़े हैं, लेकिन आप समझती हैं कि आपकी प्लानिंग काफ़ी कारगर रही और जो आपका फ़ैसला था वो दुरुस्त साबित हुआ वक्त के साथ। सो अब नाज़रीन, मज़ीद हम अरकान से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी नज़र में क्या वो रिग्रेट करते हैं इस असेंबली का पिछले 16 महीने हिस्सा रहने पर, या फिर वो मुतमईन हैं अपनी कारकर्दगी से। सेनेटर साहब, आप बड़ी एक वोकल आवाज़ तो आप रहे ही हैं, लेकिन अभी भी क्या फ़ायदा? आज अगर 5 साल मुद्दत मुकम्मल या वक्त से पहले असेंबली डिज़ोल्व हो रही है, लेकिन इलेक्शन तो 90 दिन में आवाम को होते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि हुकूमती वज़रा तो ऐलान कर चुके हैं कि जनवरी या फरवरी में होंगे। तो क्या गेन किया हमारे मुल्क के सियासतदानों ने इस पिछले 16 में? ये जो हुकूमत आज ख़त्म हो गई, ये एक बदतरीन हुकूमत थी और इन्होंने सिवाय करप्शन के, बदतरीन महंगाई के, ज़ालिमाना टैक्सों के और आवाम के दुख दर्द और तकलीफ़ों में इजाफे के और कुछ नहीं किया। तो आज तो आवाम के लिए यौम निजात होगा कि इस बदतरीन हुकूमत से निजात मिल गई। पार्लियामेंट भी बदतरीन पार्लियामेंट थी जिसने अशराफिया की खिदमत की, जिसने IMF की खिदमत की, जिसने गरीब आवाम को प्रोटेक्ट नहीं किया बल्कि 1% प्रिविलेज क्लास को प्रोटेक्ट किया। जहाँ तक आपने इंतखाबात की बात की है, आज मैंने एक रिजोल्यूशन टेबल किया सेनेट के अंदर और उसमें यह कहा गया था उस रिजोल्यूशन में कि आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन कमीशन इस बात को यकीनी बनाए कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात हो। जैसे आज असेंबली ख़त्म हो गई तो
90 डेज़ है, अगर पूरी हो जाए तो 60 डेज़ है। तो आइन के अंदर मुकर्रर करदा मुद्दत, जो मुद्दत पूरी असम्बली की मुद्दत पूरे होने की सूरत में 60 डेज़ और पहले डिज़ोल्व होने की सूरत में 90 डेज़ हैं, उसके अंदर इंतखाब के इनेकाद को यकीनी बनाएं। उसमें इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया गया उस रिजोल्यूशन में, और उसमें रियासती इदारों को पाबंद किया गया कि तमाम रियासती इदारे दस्तूर के तहत पाबंद हैं कि वो इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करें विद इन 90 डेज़ इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर कराने का। तो मैं समझता हूँ ये इलेक्शन कमीशन के हाथ मजबूत हो गए, और पॉलिटिकल पार्टीज, समाजी तंजीमों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और पाकिस्तान के अवाम के पास एक हथियार आ गया कि सेनेट ने, हाउस ऑफ द फेडरेशन ने मेरी करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर यूनानिमसली पास कर दी कि इलेक्शन आइनी मुद्दत के अंदर होनी चाहिए और आइनी मुद्दत से किसी भी सूरत में इनहराफ की गुंजाइश नहीं है। बहुत ही अहम पॉइंट ऑफ व्यू आपने मुलाहिजा किया है। जो करारदाद आज सेंटर साहब की तरफ से पेश की गई, उसमें वाज़े अल्फाज में जमात इस्लामी का जो एक मौक़िफ़ भी है कि इलेक्शन 60 दिन से ऊपर तो जा रहे हैं, लेकिन किसी भी सूरत 90 दिन से ऊपर नहीं जाने चाहिए। शाहादत अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून। शाह साहब, आपके हवाले से और आपकी की जो टीम है उनके हवाले से, मिनिस्ट्री के हवाले से बड़े सारे सवालात लोगों के जहन में रहे हैं जो कानून साजियाँ हुई हैं उनके हवाले से। आज अब 5 साल तो ये असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल कर रही है, लेकिन आप नहीं समझते कि ये जो कानून साजी बिलखुसूस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और जो बिल इटसेल्फ एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस वाला लेके आए थे, वायलेंट एक्टिविटीज़ के हवाले से, सो ये दोनों आपसे इनके हवाले से सवाल हमेशा होता रहेगा कि आपने इदारों को मज़ीद एम्पावर किया कि वो सिविलियंस के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकें। पहली बात तो ये है कि जो कवानीन है, अगर रूल ऑफ बिज़नेस आप देखें तो हमारे पास सिस्टम ये है कि जिस मिनिस्ट्री का बिल होता है, कानून होता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कोई चीज़ सजेस्ट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कोई चीज़ सजेस्ट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करती है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का काम है उसका काम ये है कि कोई बिल अगर आता है उसकी वेटिंग करना। उसके बाद एक गवर्नमेंट की एक बनी हुई है CCLC, जो कैबिनेट की जो है ना लेजिस्लेटिव कमेटी है, वो बिल उसमें जाता है, जो कि इस गवर्नमेंट में तकरीबन तमाम पार्टियों के जो है ना MNAs जो हैं, मिनिस्टर्स जो हैं उसमें हैं, वो उस बिल की वेटिंग करती हैं। बिल को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले बिल जो है कैबिनेट में जाता है, कैबिनेट में वो बिल पास होता है, पास होने के बाद वो उस मिनिस्ट्री में जाता है, वो मिनिस्ट्री वाले अपना सर्टिफिकेट देते हैं कि ये मनी बिल है या नहीं है, और उसके बाद वो इंट्रोडक्शन के लिए असम्बली में आता है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि गवर्नमेंट जो है कानून साजी करती है, नंबर 1, और जब तक असम्बली है कानून साजी से किसी को मना नहीं कर सकता। किसी अदारे को, अब आपने ख़ुद अपने सवाल में कहा कि अदारों को मजबूत करने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामान का काम है कि अदारों को मजबूत करे। तो आपके सवाल में ही मेरा जवाब आ गया। मैं अपना कॉन्टेक्स्ट अगर आप मुझे इजाज़त दें क्विकली क्लियर कर दूं। शाह साहब, ये इदारों की मुदाखलत के हवाले से बात हो रही है, जो बिलावल भुट्टो साहब ने ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि अनफॉर्चुनेटली उनके काम को, उनकी जो डोमेन है उसमें रखने में नाकाम रहे हैं हम। मैं सिर्फ ये इसको हम कलेक्टिव विजडम कहें, फिर जो आप पूरा प्रोसेस बता रहे हैं कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में एजेंसीज़ को राइट दिया गया था जिसको वापस ले लिया गया बाद में, ये कलेक्टिव सबका की मसलहत थी जिसके तहत इस बिल को पेश भी किया गया। देखिए, मैं आप बताऊँ, आपने ख़ुद से कहा, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा वही वाली बात की है जो कि आवाम की आवाज़ होती है, तो बिलावल भुट्टो साहब का इसके ऊपर आवाज़ उठाने के बाद बहुत से लोगों को सोचना पड़ गया। तो मैं समझता हूँ कि उसका कंट्रीब्यूशन जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है कि कुछ चीज़ें उन्होंने उसमें करेक्ट करवा ली। अवान साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, जो सबसे ज़्यादा डिबेटेबल मामला रहा है पिछले चंद महीनों के अंदर और पिछले बिलखुसूस चंद हफ्तों में, जैसे ये असेंबली कंक्लूड होने लगी थी तो बहुत सारे बिल्स पास करवाए गए जिन पे इल्ज़ाम रहा कि उजलत में पास करवाए गए हैं। इस पर सबसे ज़्यादा डिस्कशन रही इंसदादे पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के हवाले से जो कानून साजी हुई थी और उसको वापस लेना पड़ा, वो बहुत ज़्यादा डिबेटेबल रहा और कहा गया कि एक सियासी जमात के अराउंड उसको तश्कील दिया गया है। इसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से भी जिस शिक की हमने बात की, बिलखुसूस उसको वापस लेना पड़ा। इस हद तक जो थोड़ी बहुत भी अपोजिशन पार्लियामान के अंदर मौजूद रही, उन्होंने इतनी मुतहरिक अंदाज में इस हवाले से आवाज़ें उठाईं। सेनेटर ताज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताज हैदर साहब ने जो CCI की मीटिंग और मरदमशुमारी के हवाले से भी बड़े संजीदा सवालात उठाए थे। ताज साहब, आज कुछ अचीव किया है, आप समझते हैं, एक बतौर एक डेमोक्रेट आप समझते हैं कि जब 5 साल की मुद्दत मुकम्मल हो रही है तो कुछ पिछले 16 महीने के अंदर इन जमातों ने अचीव भी किया है या सब कुछ खोया ही है? पीछे नहीं देखना होता और अचीवमेंट भी उसको भूल जाना चाहिए। आगे का प्रोग्राम क्या है, अब इस वक्त मैं लगा हुआ हूँ आगे के प्रोग्राम में
क्या मंशूर होगा, पार्टी के इलेक्शन सेल का मैं सरबराह हूँ, इलेक्शन कैसे जीते जाएंगे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। अब देख लो दो फ़र्क, यहाँ तो कानून बन रहे हैं, मतलब कल 127 पॉइंट का एजेंडा था, आज 90 पॉइंट का है। वहाँ पे रोज़ किसी न किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके और वहाँ रिबन कट रहे हैं। तो ये है कि जो चीज़ ग्राउंड पर नज़र आए चीज़ वही है। लेकिन आगे कुछ रोशन इम्कानात आपको जमहूरियत के हवाले से नज़र आ रहे हैं? अरे बहुत बहुत रोशन मुस्तकबिल है और बच्चियाँ हमारी काम कर रही हैं आप जैसी, इंशाल्लाह मुल्क का मुस्तकबिल बहुत रोशन। बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब। आज ऑप्टिमिज़म का इजहार किया है, उम्मीद का इजहार किया गया है ताज हैदर साहब की तरफ से, लेकिन ये हमें आने वाला वक्त ही बताएगा कि जिस उम्मीद का वो इजहार कर रहे हैं वो किस हद तक दुरुस्त साबित होती है। सेनेटर ताहिर बज़ंजो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत ही वोकली पिछले दिनों जो कानून साजियाँ हो रही थी उसके हवाले से आवाज़ उठाई। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और हमें ये भी मालूम है कि आप बहुत कम मीडिया से मुखातिब होते हैं, हम आपको ऐवान में ही सुन पाते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि आज जब 5 साल इस ऐवान के मुकम्मल तो हो रहे हैं, अपने वक्त से पहले बेशक असम्बली डिज़ोल्व करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने कुछ पाया भी है, या हमने अपने अक़दार को, जमहूरी अक़दार को और जो अंदाज़ थे जमहूरी, उनको मज़ीद पीछे जाता हुआ ही देखा है? सच्ची बात तो ये है कि पीछे ही मामलात गए हैं और कमज़ोर जमहूरियत जो है मेरी राय में मज़ीद कमज़ोर हो गई है। और इस 5 साल के दौरान आप देखें, आवाम की भलाई का कोई भी कानून साजी नहीं हुआ। खान साहब के ज़माने में भी इस किस्म के कानून साजी होती थी जिससे उनकी हुकूमत मजबूत हो, और बदकिस्मती से जो इत्तेहादी जमायतों की जो हुकूमत आई, हमें तो तवक्को ही यही था। और मैं बाय द वे हमेशा PDM के इजलास में और प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में जो इजलास होते थे, मैं इन बातों की ज़रूर निशानदेही करता था और ये याद दहानी भी करता था कि खुदा रहा वोट को इज़्ज़त दो के नारे को हरगिज़ न भूले। और दूसरी बात यह है कि आप बलूचिस्तान को, जो स्पेशली हमारी जो बड़ी जमायतें हैं, आप बलूचिस्तान को अपने एजेंडे में शामिल कर लें, क्योंकि बलूचिस्तान की अपनी एक जो अहमियत है, आधा पाकिस्तान है, आपका जो है एक बड़ी साहिली पट्टी का मालिक है, सोने और चांदी से माला माल है, लेकिन यहाँ पे बदतरीन किस्म की मुआशी बदहाली है, पसमानदगी है, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन भी बहुत ज़्यादा हैं। और हमारे ही कहने पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब इक़्तिदार संभाला, शहबाज शरीफ साहब ने, तो हमने कहा कि अपनी जमात की तरफ से कि सर हम न कोई वज़ीर बनने के ख्वाहिशमंद हैं, न कोई असिस्टेंट बनने के ख्वाहिशमंद हैं, हम कुछ नहीं चाहते हैं, हमारा सिर्फ़ एक मसला है, मेहरबानी करके हमारे साथ तावन करें, और वो है लापता अफराद का मामला। फिर आपने देखा कि तारड़ साहब की सरबराही में एक कमेटी भी बनाई गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरदार अख्तर जान की क़यादत में भी एक कमीशन बनाई। मुख्तसर ये कि इस ज़मीन में कोई भी पेशरफ्त ना हो सका। और आई मस से ये जो मामला है, ये लापता अफराद का मामला, ये बलूचिस्तान का इस वक्त सबसे उभरता हुआ क्वेश्चन है। लेकिन सेनेटर साहब, जो एक कानून साजी हुई है जिसके अंदर एजेंसीज़ को मज़ीद इख्तियारात दे दिए गए थे कि वो कहीं पर भी बगैर वारंट के छापा मारें, एक हुकूमती वज़ीर ने एक TV चैनल के ऊपर उसको थोड़ा डिफ़ाइन करते हुए कुछ इस अंदाज़ में कहा कि एजेंसीज़ जो पहले कार्रवाइयाँ करती थी उसमें फिर मिसिंग पर्सन होने की शिकायत सामने आती थी, तो उसको कानूनी हमने एक कवर फराहम करना है। सो आप समझते हैं कि ये जो कोशिश थी इसने मज़ीद इस मामले को ख़राब किया है, जिसमें से एक शक को वापस भी निकाला? यकीनन ख़राब किया। देखो, इस बुनियाद पर तो हमने इसकी मुखालफत की। हमने कहा देखो, फिर तो आप जो हैं इसको एक कानूनी शक्ल दे रहे हैं। अब तो कम अज़ कम हम ये कहते हैं कि जी ये बराह रास्त जो है आइन से टकराता है, हम
इस हवाले से एक आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। अगर कल आप इसको कानूनी शक्ल ही देंगे तो हम वो बात भी नहीं कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पार्लियामान में जो कुछ होता रहा उस पर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए होते हैं हमारे वो सीनियर रिपोर्टर्स जो कि पार्लियामान को कवर करते हैं, और बहुत से ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो टीवी की हद तक कवर तो होते हैं लेकिन हर चीज़ की एक बैक स्टोरी होती है जो इनको बहुत बेहतर तरीके से मालूम होती है और हम भी इनसे रहनुमाई हासिल करते रहते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ दो मायानाज़ पार्लियामान को कवर करने वाले सहाफ़ी मौजूद हैं, अब्दुल्ला मोहम्मद साहब और जो कि मेरे साथ मेरे कॉलीग भी हैं डॉन में, और इंटरनेशनल मीडिया वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए पार्लियामान को कवर करते हैं अली फुरकान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं अली साहब आपसे स्टार्ट इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि हमारी इससे पहले भी एक डिस्कशन ज़रूर हो रही थी इसके ऊपर कि पार्लियामान का पिछला 16 साल को हम सेपरेटली 16 महीने को हम सेपरेटली देखें या ओवरऑल 5 साल का मवाजना किया जाए, तो आप क्या समझते हैं? ये इंटायरली दोनों एक तारीख तो रकम हुई, दो मुख्तलिफ हुकूमतें इसके अंदर मौजूद रहीं, लेकिन क्या एक ही जैसे हालात रहे इस ओवरऑल 5 साल में? कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि आप कह सकते हैं कि दोनों मजमूई उनमें मुमासलत पाई जाती है। अगर आप मजमूई तौर पर देखें तो पार्लियामेंट ने अपनी तौकीर, अपनी ताकत, अपनी अहमियत को खोया है, चाहे वो ये 16 माह PDM की गवर्नमेंट का अदवार था या इससे पहले PTI का अदवार था। इसी तरीके से हमने देखा कि वज़ीर आज़म की तरफ से पार्लियामान को जो पहले अहमियत दी जाती थी, वफाकी वज़रा की तरफ से जो दी जाती थी, वो भी हमें दोनों हुकूमतों में एक जैसी दिखाई दी। अगर इसको हम दूसरे पहलू की तरफ देखें जो हमें कुछ लगा कि कुछ बेहतरी हुई है, एक तो बहुत ज़्यादा कानून साजी, बहुत ज़्यादा शायद ज़्यादा हो गई कानून साजी। ये मेरे ख्याल में अब हर कोई कहता है कि हमारे पास कानून साजी की एक भरमार लगी हुई है, ज़्यादा कवानीन जो है वो बन गए हैं। दूसरी चीज़ अगर हम कुछ मुस्बत पहलू की तरफ अगर देखें तो हमें लगता है कि बावजूद इसके कि पार्लियामान की मजमूई कारकर्दगी, उसकी अहमियत गिरी है, कुछ इसमें बेहतर पहलू ये रहे कि कुछ नई चीज़ें हुई, कुछ नए प्रेसिडेंट सेट हुए, और जो पार्लियामानी कमेटियाँ थी उन्होंने माजी की निस्बत, सभी कमेटियाँ नहीं लेकिन बहुत सारी अहम कमेटियों ने माजी की निस्बत ज़्यादा बेहतर काम किया। और उसमें से एक अगर मैं मिसाल के तौर पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कह सकता हूँ कि उसने काफ़ी बेहतर काम किया, ख़ास तौर पे अपने आखिरी दौर में। इसी तरीके से जो बाकी कमेटी थी उनकी भी काफ़ी इनपुट रही, चाहे वो कानून साजी थी या जो हुकूमती रियासती इदारों की हवाले से जवाबदही की हद तक ये कमेटियाँ कुछ न कुछ जो है वो अपनी ताकत को मनवा सकें। अब्दुल्ला, आप इस बात से क्या इत्तेफाक करते हैं जो अभी अली ने कही है? और साथ में अब जब हमने यहाँ पर सवालात पूछे मेंबरान से, ख़ास तौर पे हुकूमती इत्तेहाद में शामिल, तो वो कहते हैं कानून साजी ही तो की है, माजी में जिस तरीके से सदारती ऑर्डर्स और ऑर्डिनेंसेस का एक फैक्ट्री बना दिया गया था इस पार्लियामान को, वो काम तो नहीं किया है, तो आप इसका कैसे मुवाजना करते हैं? देखो, 75 साल से एक ही ख्वाब है पार्लियामेंट की और जमहूरियत की बालादस्ती, और आज हम तारीख़ के जिस मोड़ पे खड़े हैं, आज एक बार फिर कौमी असम्बली रुखसत हो रही है लेकिन वज़ीर आज़म ने एक बार फिर अपना टेनेवर जो है वो पूरा नहीं किया। तो इससे आप समझती है कि पार्लियामेंट, जमहूरियत और वज़ीर आज़म का जो होता है वो कितना गैर मुस्तहकम है। पार्लियामेंट में हमने देखा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी 3.5-4 साल, तो अपोजिशन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर तनकीद करती थी, लेकिन जब वही अपोजिशन इक़्तिदार में आई तो फिर वो जाके उन्होंने वो तनकीद ख़त्म की और आपको बिल्कुल एक सेम पेज नज़र आने लगा। आपने इस पार्लियामेंट में देखा, इसी पार्लियामेंट में, कि एक शख्स जिसके पास 34 वोट थे चेयरमैन सेनेट, और मुखालिफ के पास जो है वो 66 वोट थे, लेकिन 66 वोट वाला हासिल बजिंजो जो एक बहुत बड़ा जमहूरी शख्स था वो हार गया और 34 वोट वाला जीत गया, और इससे आपको पता लगा और इल्ज़ामात किस पे लगे। तो आज फिर भी पार्लियामान जो है वो पाबंदी सलासल है। पार्लियामान के अंदर जो लोग हैं, बहुत कम लोग आपने ऐसे देखे जो जमहूरियत की बालादस्ती के लिए, पार्लियामेंट की तौक़ीर के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो दोनों अदवार जो थे मेरे ख़्याल में बहुत बदतरीन थे। चौधरी सालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, आप लोगों की पार्टी के लिए और आपके लिए फैमिली वाइज भी बड़े डिफरेंसेस भी बीच में आए और पॉलिटिकली जो फैसले आप लोगों की तरफ से किए गए, मैं आज आपसे ये जानना चाहती हूँ कि असेंबली के 5 साल मुद्दत मुकम्मल हुई और 16 साल इस आपके इत्तेहाद के साथ, आप मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल मुतमईन है जी। आप देखें जिन हालात में जब गवर्नमेंट आई है, जो सिचुएशन थी इकॉनमी की और बाकी जो मामलात थे, ज़रूर 1-2 चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो जो लैंडस्केप बनने जा रहा है, स्पेशली SIFC के बाद,
तो आप देखिएगा अनकरीब अगले चंद महीनों में GCC से और दीगर ममालिक से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रही है और इंशाल्लाह ताला उनको फैसिलिटेट भी किया जाएगा। आज भी हमारी सऊदी डेलीगेशन था, उससे मुलाकात हुई और इंशाल्लाह आने वाला मुस्तकबिल बहुत रोशन होगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर इलेक्शन 90 दिन से एक्सटेंड करते हैं, जो कि अब बज़ाहिर नज़र आ रहा है, सो फिर इसकी ज़िम्मेदारी भी आप सब कबूल करेंगे या इसकी ज़िम्मेदारी भी किसी और पर डाल दी जाएगी? क्योंकि एक माइंडसेट इस वक्त ये मौजूद है कि चेयरमैन PTI को इलेक्शन से आउट करने के लिए हर तरह के हरबे आजमाए जा रहे हैं, जिसमें से ये भी एक है इलेक्शन। मेरा ख्याल है जी सियासतदान जो है वो तो किसी भी जमात में हो तो वो सियासी चालें तो चलते रहते हैं, लेकिन अगर वो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैं और उस चीज़ की प्रोविज़न है उनको लीगली, तो मेरे ख्याल में उसमें कोई हरज नहीं है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की है, एक अहम पॉइंट ऑफ व्यू रहा है मुस्लिम लीग काफ का भी। सो अभी एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, जब वापस आएंगे तो हम यहीं पर पार्लियामान में मौजूद होंगे और दीगर मेंबरान से पूछेंगे कि उन्होंने क्या खोया क्या पाया इस कम अज़ कम पिछले 16 महीने में। बुगटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज का तारीखी दिन है। बुगटी साहब, बलूचिस्तान के लिए आप कुछ कर पाए हैं पिछले 16 महीने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ थे। जनरली इस टाइम करने से ज़्यादा जो इमरान खान तबाही के हाल पे मुल्क को छोड़ के गए तो उन्हें दुरुस्त करने में ज़्यादा वक्त हुकूमत का गुज़रा, और जहाँ तक करने की बात है तो ज़्यादा इसमें गुज़रा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब चीज़ें पहले जिस तरह डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रही थी उससे निकल गए हैं, और जिस तरह आपने देखा है कि इमरान खान ने 9 मई जैसा वाक़या कराया मुल्क में, इस तरह के मुल्क में इंतशार फैलाए, तो फ़िलहाल ज़्यादा वक्त उनके ऊपर गुज़रा और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें साथ साथ हुई हैं, मगर बलूचिस्तान की बेशतर चीज़ें इस तरह से नहीं हो सकी। इंशाल्लाह आफ्टर इलेक्शन जो भी गवर्नमेंट आएगी उम्मीद रखते हैं कि वो उसे मुकम्मल करेंगे। इलेक्शन होगा भी या नहीं, ये लोगों के जहन में सवाल उठेगा, ये कंसर्न है आपके लिए भी? गुजारिश ये है कि आपको याद होगा इमरान खान ने वफाकी हुकूमत को धमकाया था कि जी हम पंजाब और KP की हुकूमत तोड़ेंगे तो आप ये भी तोड़ें। तो बाय वन गेट वन तो है नहीं कि KP और पंजाब के साथ सिंध और बलूचिस्तान चला जाए और वफाक चला जाए, तो लिहाजा उनके प्रेशर में नहीं आए, आइनी मुद्दत पूरी की, और हम जाहिर है कि इंटरम सेटअप आएगा। अब कोई हम पे ये तो नहीं कह सकता ना कि ये इलेक्शन नहीं कराना चाह रहे हैं, हम तो इलेक्शन कराना चाह रहे हैं कि अपनी मुद्दत पे जा रहे हैं। और अभी आपके सामने डीलिमिटेशन की बात आई है, तो डीलिमिटेशन में 4-6 महीने तो लगते हैं। उस वक्त पे तो इलेक्शन ना हुआ, इसकी ओनरशिप ले रहे हैं आज आप बुगटी साहब? हुकूमत ने अपने आप को 6 महीने एक्सटेंड नहीं किया, ठीक है ना, तो वो आईनी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी, हमारी कतन नहीं। असेंबली के 5 साल मुकम्मल होने पर आज मेंबरान पार्लियामान से जो हमने गुफ्तगू की है उसमें एक बात का अंदाज़ा हुआ, जो गैर आइनी इक़दामात के हवाले से इल्ज़ामात लगते रहे उसके ऊपर इत्तेहाद में शामिल पार्टियों को कोई ख़ास निदामत नहीं है, बल्कि वो उस बात का क्रेडिट लेते हैं कि जो मुल्क की तारीख़ में पहली दफ़ा एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हुकूमत को घर भेजा गया था और जमहूरी तौर पर एक दूसरी हुकूमत असेंबली की मुद्दत उससे 2-3 दिन पहले उसको डिज़ोल्व करके, क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से असेंबली रेजोल्यूशन की समरी भी भिजवा दी जाएगी, सो फिर 90 दिन में इंतखाबात की तरफ मामला जाता है। सो इसको वो ये समझते हैं जो मेंबरान पार्लियामान इत्तेहाद के अंदर मौजूद हैं कि ये उन्होंने एहसन तरीके से वो जिम्मेदारी निभाई है जो उन्होंने अपने कंधों पर ली थी। लेकिन बहुत कम अपोजिशन जो यहाँ पर मौजूद है वो ये समझते हैं कि पिछले 16 माह को एक स्याह बाब की तरह याद रखा जाएगा। अब हमें देखना होगा कि इलेक्शंस में अवाम पिछले 16 महीने और उससे पहले 3.5 साल की PTI के दौर की कारकर्दगी का किस तरीके से जवाब देंगे। लेकिन बहुत अहम बात यहाँ पर ये नोट करना होगी कि क्या PTI को बराबर का मौका आने वाले इलेक्शन में मिलेगा या एक और ही गैर जमहूरी किस्म की मिसाल कायम होगी जिस किस्म की 2018 में कायम हुई थी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।